वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से दरोगा प्रैक्टिस सेट के मॉडल सेट 4 के भाग 1 के जीएस पार्ट को मैं आपके सामने डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। आपका पहला प्रश्न है, 2 रुपये के नोट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नोट के बारे में जानना है कि 1 रुपये के सिक्के हो या नोट हो या उससे छोटे के जो सिक्के होंगे वे जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है और वित्त मंत्रालय के सचिव का उस पर हस्ताक्षर होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार की नोट जारी की जाती है वे सभी या सिक्के जारी की जाती है वह आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। और ध्यान देना है कि जितने भी प्रकार की सिक्के और नोट, चाहे वह 1 रुपया का हो या उससे छोटा हो, सभी का परिचालन का कार्य यानी उसको पूरे ऑपरेशनल करने का कार्य आरबीआई को है। आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। आरबीआई हमारे वित्तीय क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। वह हमारे देश में वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हर तरह के पहलू का अंतिम निर्णायक भूमिका निभाता है। हालांकि नीतिगत फैसला करने में वित्त मंत्रालय से इन्हें सलाह भी लेना पड़ता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा पेश करती है। एसबीआई भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक है जो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण किया गया। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण काम है विनिमय का साधन उपलब्ध कराना और मुद्रा का सबसे जो है कार्य है कि वह विनिमय का साधन उपलब्ध करावे। और मुद्रा का सबसे बड़ा गुण है कि वह मुद्रा जो है तरलता का मापक है। एक्सचेंज करते हैं, उससे हम विभिन्न वस्तु लेन देन में हमारी सुविधा होती है। दूसरा प्रश्न है, सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय की योगदान दिया? तो खानका। ये खानका भारत में जो मुनि महात्मा लोग आश्रम कुटिया बना के रहते थे, इसी प्रकार का ये खानका है। हम बताना चाहेंगे कि सूफी शब्द की उद्भव और विकास बहुत ही विवादित है। सूफी शब्द कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के जो चिंतन आध्यात्मिक क्षेत्र था उसी का एक आगे चलकर संप्रदाय के रूप में विकसित हुई। आगे चलकर ये अनेक संप्रदाय में बट गए जिसमें सिलसिले कहा गया। जिस तरह कि अबुल फजल ने 16 चिश्ती संप्रदाय का उल्लेख किया है। चिश्ती संप्रदाय में बताना चाहेंगे कि भारत आने वाले में सबसे महत्वपूर्ण चिश्ती संप्रदाय जो है वह सबसे महत्वपूर्ण सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा अजमेर में जो स्थापित किया गया। अब ये सूफी लोग जहाँ रहते थे उनको खानका कहा जाता था, आश्रम को। और ये इन लोग को इनके जो गुरु होते थे सूफी में, जो सबसे महत्वपूर्ण मुनि होते थे, जो संत होते थे, उन्हें पीर कहा जाता था। और इनके जो उत्तराधिकारी होते थे उसे बली कहा जाता था। और इनके जो शिष्य होते थे, पीर के जो शिष्य होते थे, उन्हें कहा जाता था मुरीद। समा में सूफी संत ने विश्वास किया यानी संगीत में, जबकि इस्लाम धर्म संगीत के विरोधी रहा। तो हम देखेंगे कि सूफी संस्कृति भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एकीकरण में भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति आंदोलन भी जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ मानवता और विश्व कल्याण की बात की। इसी प्रकार ये सूफी संत भी कट्टर जो मुस्लिम संप्रदाय में धर्म में कट्टर विचार था उसको त्याग कर उदार विचार लाकर भारत में हिंदू मुस्लिम की एक नई संस्कृति को पनपने में योगदान दिया, जिसे हम हिंदुस्तानी संस्कृति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि कानपुर में केंद्रीय चमड़ा शोध केंद्र भी महत्वपूर्ण है। चेन्नई में बहुत सारा संस्था है जिसमें केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी महत्वपूर्ण है। दुर्गापुर में केंद्रीय अभियांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है।
केंद्रीय अभियांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर में अवस्थित है। वैशाली क्षेत्र मुजफ्फरपुर में केंद्रीय शाही अनुसंधान केंद्र जो मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है, यह वैशाली के पास है। 5वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हम देखेंगे कि FAO का मुख्यालय जो है यह रोम में है। इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1946 को किया गया। इसके अध्यक्ष जो है अभी DG डायरेक्टर जनरल कह सकते हैं, जैक्स डियोफ है। ये 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इसका मुख्य उद्देश्य FAO का मुख्य उद्देश्य है कि भूखमरी की समस्याओं से निजात पाना। जैसा कि आज भी हम जानते हैं कि भूखमरी की समस्या जो है विशेष रूप से अफ्रीका महादेश में अधिक देखने को मिलती है। 6ठा प्रश्न है, TTK के नाम से जाना जाता था, तो TT कृष्णाचारी। ये TT कृष्णाचारी बहुत बड़े विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम के लीडर, जो संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ये 29 अगस्त 1947 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई गई थी, उस समिति के सदस्य भी TT कृष्णाचारी थे। मार्टिन लूथर किंग प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित थे। हो ची मिन वियतनाम के जनक हैं, वियतनाम के स्वतंत्रता के सबसे बड़े लीडर के रूप में अपने को स्थापित किए। 7वां प्रश्न है, बेलूर निम्नलिखित में किस महापुरुष से संबंधित है? तो हम देखेंगे कि यह रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद के गुरु है रामकृष्ण परमहंस। बेलूर मठ की स्थापना जो है, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के याद में किया। 1887 ईस्वी में बेलूर मठ का इन्होंने स्थापना किया और फिर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत ही तपस्वी मुनि थे और ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रधान पुजारी थे। कहा जाता है कि इन्हें काली जी दर्शन दिया करते थे, काली जी इन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया करते थे, ऐसा कहा जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ही कहा जाता है कि प्रभाव में आकर ये नरेंद्र दत्त, जो स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें खेतरी के राजा ने विवेकानंद की उपाधि दिया, ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे जिसका प्रभाव स्वामी विवेकानंद पर पड़ा। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व शांति भारती की स्थापना 1922 में इसको किया। महात्मा गांधी उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के बाद दिया गया। 8वां प्रश्न है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी? तो हम देखेंगे कि बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। कर्जन के काल में बहुत सारी घटना घटित हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बंगाल का विभाजन।
बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था कि हम बंगाल को बांटकर राष्ट्रवाद को कमजोर कर देंगे। जैसा कि कर्जन ने भारत सचिव रिजले को पत्र लिखकर कहा कि बंगाल एक शक्ति है, इसे हम बांटकर बिना अवरोध के निरंतरतापूर्वक शासन करते रहेंगे। तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवाद को कमजोर करना, फूट डालो शासन करो नीति को अपनाना, सांप्रदायिकता के आधार पर इसे तोड़कर हम भारत में शासन को सरल रूप से लंबी अवधि तक करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य है प्रशासनिक सुविधा। कहा गया कि बंगाल एक बड़ी क्षेत्रफल वाला राज्य है जहां प्रशासन चलाना कठिन है, लेकिन वास्तव में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जो बंटवारा किया गया वह सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, जिसे 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम जब आए तो इन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर के कारनामा से जुड़ा हुआ है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा ग्वालियर टैंक बॉम्बे से किया गया। 9वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय है? तो हम देखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट अमेरिका में भी अब खेलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी अमेरिका में क्रिकेट खेल उतना लोकप्रिय नहीं है। लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल आदि जो है अमेरिका में काफ़ी लोकप्रिय है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट हमारे देश सब में, एशिया देशों में तो काफ़ी लोकप्रिय दिखाई देती है, यूरोप में भी है, लेकिन यूरोप के सभी देशों में नहीं है। इसका जन्मभूमि इंग्लैंड को माना जाता है। 2019 में बड़ी ही जो है विडंबनापूर्वक जो है इंग्लैंड को जीत मिली विश्व कप में। 2023 का विश्व कप भारत में होगी। 1975 से विश्व कप क्रिकेट का खेली जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। प्रश्न नंबर 10, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल अकबरनामा के लेखक है। अकबरनामा फारसी भाषा में अबुल फजल द्वारा लिखा गया। अबुल फजल जो कि शेख मुबारक के पुत्र हैं, फैजी के छोटे भाई हैं। अबुल फजल नवरत्न में अकबर के शामिल थे। अकबरनामा जो है फारसी भाषा में 3 खंडों में लिखी गई, जिसका तीसरा भाग आईना ए अकबरी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें मुगल प्रशासन का प्रशासनिक डाटा मिलता है। हम बताना चाहेंगे कि अबुल फजल ने राजत्व सिद्धांत दिया, जिसमें देवीय सिद्धांत से राजत्व को जोड़ने का प्रयास किया। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, महमूद गजनी के दरबार से जुड़े हुए थे। चाणक्य, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त के ये राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री रहे। फैजी अबुल फजल के भाई थे। 11 है सितार देवी का संबंध है। तो सितार देवी का संबंध जो है कथक से है। कथक उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है कथक। सितार देवी इससे संबंधित है। मणिपुरी नृत्य मणिपुरा से संबंधित है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिशा से संबंधित है। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है यह केरल से संबंधित है। प्रश्न 12 है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय जो है ये देहरादून में है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ। 14 अगस्त 1956 को हुआ। इंडियन ऑयल की स्थापना जो है 1959 में हुई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गेल कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1984 ईस्वी में हुआ। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ। गैस एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है यह तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित शोध आदि से संबंधित महत्वपूर्ण भारत सरकार की संस्थान है। नवरत्न में शामिल है। 13वां प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्नलिखित में क्या होता है? तो हम देखेंगे कि क्रोमियम और निकेल जो है स्टैंडर्ड स्टील में लोहे के साथ मिला होता है। जैसा कि हम जानते हैं
स्टेनलेस स्टील का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें जंग नहीं लगता है जब लोहा में कार्बन मिलाकर उसको तैयार किया जाता है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे तरह से लोहे को विभिन्न प्रकार के जो है अन्य एलिमेंट को मिलाकर उन्हें विभिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आधारभूत उद्योग जितने भी बेसमेंट उद्योग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग है। 14 प्रश्न है, कुद्रेमुख निम्नलिखित में हमें क्या मिलता है? तो हम देखते हैं कुद्रेमुख से हमें लोहा अयस्क मिलती है। यह कुद्रेमुख जो है चिम्मनगुलर जिला कर्नाटक में है। और कुद्रेमुख से धारवाड़ समय की लोहा का भारी मात्रा मिलती है। यहाँ जो है आयरन एंड स्टील कंपनी की भी एक इकाई है। लोहा अयस्क जैसा कि हम बता रहे थे कि यह सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग में है। और आयरन एज, आज का मॉडर्न एज जो आज का एज है, यदि इसको हम धातु या एलिमेंट के रूप में देखें तो यह इसे हम आयरन एज के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन का प्रयोग भारत में बहुत देर से हुआ, लेकिन वर्तमान में आयरन के 5 बड़े उत्पादक देश में भारत शामिल है। 17 प्रश्न है, मकराना किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना का संगमरमर जो है मार्बल काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी दुधिया कलर की होती है और बेस कीमती होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो है इस प्रकार के रूपांतरिक चट्टान से जो हम सीट वगैरह घर फर्श आदि में लगाते हैं, उसमें राजस्थान भारत में सबसे ऊपर है, सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है। मार्बल जो है ये चूना पत्थर के रूपांतरिक से जो है ये बना हुआ ये चट्टान है, जिसके अवसाद से लंबे समय तक दाब पिंड के कारण रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। ग्रेनाइट चट्टान दक्षिण भारत में हमें अधिक मात्रा में मिलती है। परतदार चट्टान जिसे हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं, जिससे हमें कोयला, पेट्रोल आदि प्राप्त होता है। 18 प्रश्न है, सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवा कब उठने लगती है? सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवा कब उठने लगती है? तो हम देखेंगे आधी रात के बाद। हम बताना चाहेंगे कि पृथ्वी और सागर में जो स्थल समीर और जल समीर है, इसके बारे में कुछ इसके समीर उठने का कारण जो है ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि जल अधिक देरी से गर्म होती है और अधिक देरी से ठंडा होती है, जबकि पृथ्वी जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडा होती है। तो दिन के समय पृथ्वी पर जो है गर्मी, सूर्य के रेडिएशन से जब पृथ्वी गर्म होती है तो पृथ्वी पर जो है निम्न दाब बन जाती है, और निम्न दाब बनने के कारण इस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र से हवा, विशेष रूप से जल क्षेत्र से हवा आती है। जबकि यही स्थिति दिन भर सूर्य ताप के प्रभाव से गर्म होता है, सूर्य के प्रभाव के रेडिएशन से, और फिर रात्रि में ठंडा धीरे धीरे होने के बाद वहाँ से जो है निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, फिर वहाँ से हवा आती है। इसे हम कहते हैं जल समीर और स्थल समीर में बांटते हैं। 19 प्रश्न है कि अकबर की राजपूत नीति को किसको लाभ हुआ? तो हम देखेंगे अकबर की राजपूत नीति से मुगल और राजपूत दोनों को लाभ हुआ। हम बताना चाहेंगे कि अकबर की राजपूत नीति की 3 स्पष्ट रेखा थी। पहला, अधीनता स्वीकार करो, अधीनता स्वीकार कराना। दूसरा, यदि वैवाहिक संबंध बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तीसरा, महत्वपूर्ण किले समर्पित करो। और सेवा करो। कहने का अर्थ है
कि अकबर राजपूत नीति से पहला, यदि कोई राजपूत अकबर के अधीनता स्वीकार करना होगा, महत्वपूर्ण किला अकबर को, मुगल को सौंपना होगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करे या नहीं करे आपके ऊपर है, और आप अकबर के सेवा में यानी उसका मानसबदार बन सकते हैं। आप उनका कहीं भी बड़े पदाधिकारी बनकर, मंत्री बनकर आप उनके सेवारत में रह सकते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूत की उत्पत्ति बहुत ही विवादित है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि राजपूत अपने मान, शान, आन, कर्म, कर्तव्यप्रयणता, वफादारी, ईमानदारी के लिए विश्वविख्यात रहे हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि परमादेव रासों में लिखा हुआ है कि 12 वर्ष कुकुर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यानी जो राजपूत 18 वर्ष के बाद भी जिंदा है उसे वह समझा जाता था कि वो कायर है, इसलिए वो जिंदा है। यदि उसके शरीर पर खरोच ना हो तो, उसके घाव का निशान ना हो तो राजपूत आए दिन युद्ध किया करते थे, क्योंकि युद्ध को खेल समझते थे। कहने का अर्थ है कि राजपूत के लिए युद्ध करना एक मनोरंजन, एक खेल की तरह, जैसे आज हम खेल खेलने जाते हैं, यह माना जाता था। ऐसे सूरवीर राजपूत को अकबर ने अपने ओर मिलाने का निर्णय लिया। और जैसा कि जानते हैं कि अकबर के पिता को, हुमायूं को, जब उनकी भटकते जीवन में भी एक राजपूत ही जो कश्मीर के बीरसाल थे उन्होंने सहयोग दिया। अकबर का जन्म भी उन्हीं के महल में हुआ था। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि राजपूत से उनका घनिष्ठ संबंध पहले भी रहा, और दूसरा राजनीतिक कारण से उन्होंने राजपूत से बेहतर संबंध बनाया, जिसके द्वारा भारत में मुगल वंश को एक अस्थायित्व बना। हालांकि औरंगजेब ने इस नीति को पलटकर काफ़ी समस्या ला दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि अजमेर के शासक भारमल, जिसे बिहारी मल का नाम भारमल है, यह प्रथम शासक है जो 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार किया। 22 प्रश्न है। और 22 प्रश्न है कि यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताए जो बाल कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे UNICEF, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ का नाम हुआ। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में किया गया। यूनिसेफ बच्चों से समर्पित संस्थान है, जिसके अध्यक्ष जो है वह एन बेनेमन है वर्तमान में। यूनिसेफ की सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कमज़ोर देश है, जहां की बच्चे की मूलभूत समस्याओं की पूरा नहीं होती है, उसका पूरा करना मुख्य कार्य है। यूनिसेफ को 1965 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार हुआ। 1989 ईस्वी में इन्हें इंदिरा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। दूसरा एक है UNCTAD, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट,
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में व्यापार और विकास के लिए किया गया। UNCHR, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार से जुड़ा हुआ संस्था है। ICAR, इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसकी स्थापना 1929 में की गई। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन है। यह भारत में कृषि के विकास से संबंधित है। इनका कार्य कृषि से संबंधित रिसर्च आदि कार्य करना है। 23 सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध इसलिए कहलाए क्योंकि इन्हें बुद्ध वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होने के कारण ये बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म में संबोधि ज्ञान प्राप्ति को कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धार्थ का गोत्र जो था वह गौतमी था, इसलिए इनका नाम हो गया गौतम बुद्ध। ध्यान देना है, इन्हें कथागत, शाक्य मुनि आदि नामों से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, यदि सच देखा जाए तो भारत में अब तक जितने भी व्यक्ति जन्म लिए या जिनका इतिहास है, जिसमें पौराणिक इतिहास को छोड़ दिया जाए, दंत कथाओं को छोड़ दिया जाए, जो प्रमाणित नहीं है उनको छोड़ दिया जाए, तो सबसे बड़े व्यक्ति वह हुए भारत में तो महात्मा बुद्ध हुए, जिन्हें एशिया का प्रकाश कहा गया। और आधुनिक समय में भारत के सबसे बड़े व्यक्ति महात्मा गांधी हुआ। महात्मा गांधी के बारे में उनमें जो भी बुराई आप ढूंढें वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने जो देश को दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। और हम ये बताना चाहेंगे कि गांधी का कुछ युवा बुराई करते हैं, लेकिन गांधी के बिना आप चौखट से बाहर कदम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गांधी ही हमारे रुपये पर होते हैं। यदि गांधी पास में नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए गांधी की अवहेलना नहीं, उनकी खूबियों को जानने का प्रयास करें। 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित कर सकती है? तो हम देखेंगे कि जो ये 24 में 4 कर दिया गया है, तो भू राजस्व, जैसा कि हम जानते हैं कि राज सूची से संबंधित है। मनोरंजन कर भी राज सूची से संबंधित है। बिक्री कर में राज्य सरकार का सबसे बड़ा आय स्रोत, राज्य सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है बिक्री कर है। सीमा कर जो है, सीमा शुल्क जो होता है वह भारत सरकार का है। सीमा शुल्क जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाता है, जिसके द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वह भारत सरकार के अंदर आता है। हालांकि सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। हम बताना चाहेंगे कि कर को हम 2 भाग में बांटते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और इसके नेचर के आधार पर कर को कई भागों में बांटी जाती है, जिसमें भारत में प्रतिगामी प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब है, जिसके अर्थ हुआ कि भारत में जो आपकी आय बढ़ेगी उस अनुपात में आपको अधिक पे चुकाना होगा। 25 प्रश्न है, जमायते इस्लाम निम्नलिखित किस देश से संबंधित है? तो जमायते इस्लाम की स्थापना अबू गयूम गुदरू द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया। जैसा कि बताना चाहेंगे बांग्लादेश इसका आंसर होगा। जमाती इस्लाम की सबसे बड़ी बात है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय उसके बाद भी यह जो है भारत विरोधी ही था, और जब 1971 में बांग्लादेश बना उस समय बांग्लादेश के विरोध में ही था। लेकिन इसका जो है मेन क्षेत्र जो है वह जो है बांग्लादेश ही है। यह भारत के विरोधी रहे हैं। यह कट्टरपंथी टेररिस्ट को बढ़ाने वाला संस्था से जुड़ा हुआ है।
26 प्रश्न है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैसा कि हम जानते हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, जो सबसे लोकप्रिय तीर्थक हुए हैं, सबसे प्रभावशाली तीर्थक हुए हैं और ये अंतिम तीर्थकर हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म में केवल जिसको प्राप्त हो वही तीर्थकर बन सकता है। ये केवल का अर्थ होता है परम ज्ञान। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल्य प्राप्त करना। जैन शब्द जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जितेंद्र। जो जितेंद्र का अर्थ हुआ जो ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वह जितेंद्र है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म अहिंसा पर अत्याधिक बल दिया, यहाँ तक कि निर्जीव में भी सजीव की कल्पना की। यह इनकी लोकप्रियता में कमी का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के भारत में प्रतिपादन किया। ये ज्ञान मार्गित हैं। शंकराचार्य 32 साल मात्र जिए और 32 साल में इन्होंने अपनी जीवन के विभिन्न बातों को सर्वज्ञ जानने की प्रवृत्ति इनमें रही। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी जन्म केरल में हुआ, कल्हाड़ी में 788 एडी में हुआ था। 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक 1875 में वैलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट ऑफ इंडिया पुस्तक में यदि किसी संगठित संगठन को यदि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना भारत में अशांति के लिए, तो वह दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। भारत में जितनी भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान किया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन आर्य समाज है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्य समाज आज भी देश और विदेश में विभिन्न स्तरों पर विशेष रूप से शिक्षा के लिए अपनी अमूल्य योगदान दे रही है। 27 विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्नलिखित में कौन सी प्रगति नहीं की? तो हम देखेंगे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की, तो ये तो उपलब्धि हासिल है। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में ही मिल पाया, आगे चलकर भी भारतीय मूल को मिला। चंद्रमा पर आदमी बसाने, तो चंद्रमा पर आदमी बसाने वाला उपलब्धि भारत ने अब तक हासिल नहीं किया। हालांकि हम देखेंगे कि चंद्रयान मिशन 1 जो है 2008 में और 2019 में चंद्रयान 2 मिशन हमने भेजा उनके कक्ष, और वहां पर हमने रोबोट उतारा। हालांकि कुछ तकनीकी कमी भी रही। तो चंद्रमा पर हम जो है आदमी अभी नहीं बसा पाए। अंतरिक्ष में आदमी भेजने की बात हम कर चुके हैं। गगनयान भी हमारा अंतरिक्ष में यात्री जाने के लिए तैयार है और इस आने वाली योजना है। इससे पहले जो है राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में जो है अंतरिक्ष में गया। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछी कि वहाँ कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में, तो एवरेस्ट की चोटी पर तो हम जान रहे हैं कि सर्वप्रथम चढ़ने वाले 2 व्यक्ति में एक भारतीय जो है नेपाल के भारतीय मूल के ही व्यक्ति थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 28 है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्नलिखित में कहाँ थी? तो नालंदा। नालंदा के बारे में जानना है कि इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने कब किया था? 436 ईस्वी में। 436 ईस्वी में कुमार गुप्त प्रथम ने, ये हुएन सांग का स्टेटमेंट है जो चीनी यात्री हैं, कि 436 ईस्वी में इनके बारे में बताया कि इन्होंने नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किया। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय विश्व के टॉप रैंकिंग के विश्वविद्यालय था। यानी यदि आज का रैंकिंग में जिस तरह विभिन्न प्रकार के हम MIT मैसाचुसेट्स आदि को फर्स्ट रैंक देते हैं, उसी प्रकार उस समय यदि रैंकिंग होती तो निर्विवाद रूप से नालंदा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय दुनिया की होती। तो नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन के काल में और बहुत महत्वपूर्ण रहा। हर्षवर्धन ने 200 गांव दान में दे दिया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो छात्र और शिक्षकगण थे, छात्र छात्राएं शिक्षकगण थे, उनकी पास कोई कमी नहीं थी। यानी कि वहाँ की इतनी राजस्व आती थी कि दूध दही घी की भी कमी नहीं होती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन का योगदान भी श्रेष्ठता स्थापित करने में बहुत रहा। आगे चलकर पाल वंश के शासक ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी आगे बनाया। उज्जैन जो है अवंती का केंद्र रहा। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने द्वितीय राजधानी बनाया था, सांस्कृतिक का केंद्र भी घोषित किया था।
तक्षशिला भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय रही, जो लगभग 7वीं शताब्दी बीसी में तक्ष नाम के राजा ने संभवतः किया। संभवतः यह दुनिया का जो है प्रथम विश्वविद्यालय रहा हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा किया गया। 30 प्रश्न है, घाटे की बजट की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो घाटे की पूर्ति के लिए हम देखते हैं घाटे का पूर्ति क्या होता है। पहले हम ये देखेंगे वित्तीय घाटा, फाइनेंस डिफिसिट। फाइनेंस डिफिसिट का अर्थ होता है कि आय और व्यय, राजस्व आय और व्यय में जो अंतर होता है उसे हम घाटे का वित्त व्यवस्था इसे ही, और इसके लिए जो हम कार्य करते हैं घाटे के वित्तीय व्यवस्था को बनाने, ऊपर करने के लिए, उसको कंपेनसेट करने के लिए, पूर्ति करने के लिए जो नीति हम अपनाते हैं उसे कहा जाता है हीनार्थ प्रबंध। इसका अर्थ हुआ कि यह उचित मार्ग नहीं है, प्रबंधन का घटिया मार्ग। घाटे के अर्थव्यवस्था के लिए हम नोट छाप सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, यानी ऋण ले सकते हैं इसका अर्थ है कि हम कर को बढ़ा भी सकते हैं। यदि घाटे की अर्थव्यवस्था आ रही तो राजस्व प्राप्त करने के लिए अगले वर्ष हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह से यदि हम घाटे की अर्थव्यवस्था में आरबीआई द्वारा अधिक नोट छपाएंगे तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कुछ सीमा तक 5-7% तक मुद्रास्फीति डेवलपमेंट या डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा होने पर यह अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति यदि थोड़ा बढ़ती है तो इससे उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करता है, उसे अधिक लाभ करवाने के लिए अधिक एक्टिव बनाता है। तो घाटे की अर्थव्यवस्था को पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय सरकार द्वारा करते हैं। 31 है, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषय कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है, एक सही है। राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकती है, यह गलत है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक विषयक विवाद पर राज्यसभा का अध्यक्ष विषय पर राज्यसभा का अध्यक्ष अच्छा निर्णय देता है, उस पर निर्णय नहीं देता है, अपना वो विचार देता है। तो राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता है, आपका आंसर ये होगा। इस चीज को ध्यान देना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक की प्रक्रिया है कि किस प्रोसेस से धन विधेयक पारित किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 109 में धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में सर्वप्रथम पेश नहीं किया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजी जाती है, और यदि भेजने पर 14 दिन के अंदर उस पर अपना कोई माने उसमें कुछ परिवर्तन के साथ सलाह, जिसको हम कहेंगे संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है लोकसभा को। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक लोकसभा को नहीं भेजा गया तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यदि राज्यसभा कुछ संशोधन या कुछ सिफारिश अपना भेजती है लोकसभा को, यदि उस संशोधन को लोकसभा मान ले तो राज्यसभा के संशोधन या सिफारिश सहित पारित मानी जाएगी, अन्यथा पहले जो लोकसभा जिस रूप में पारित किया था उसी रूप में पारित मानी जाएगी। धन विधेयक है या नहीं, इसको अंतिम रूप से स्पीकर अध्यक्ष जो है प्रमाणित करती है। यह सभी आर्टिकल 109 में वर्णित है। साधारण विधेयक संबंधी 107 है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, 107 में जो है साधारण विधेयक की परिभाषा है, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 32 प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो हम देखेंगे एक संसद किसी राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। किसी राज्य के लिए 4 तत्व का होना जरूरी है, जिसमें जनसंख्या, भूमि, संप्रभुता है, और एक क्षेत्र होगा वह है सरकार।
सरकार का अर्थ हुआ संगठन जो इसको लीड करे। जनसंख्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए और सरकार होना चाहिए। हम जैसा कि जानते हैं संप्रभुता का अर्थ होता है थल, नभ और जल में एकाधिकार, अपने क्षेत्राधिकार में जो निर्णय ले, कोई दबाव नहीं हो, कोई आंतरिक रूप या बाह्य रूप से उनके प्रभाव में नहीं आवे, वह संप्रभुता कहलाता है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि भले ही बिहार एक राज्य ज्योग्राफी में हो, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के नियम से बिहार एक राज्य नहीं है, भारत एक राज्य है। क्योंकि राज्य के लिए चार तो चाहिए, तो जनसंख्या तो बिहार में है, भूमि भी है, यहाँ सरकार भी है, राज्य सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार की पास संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता भारत सरकार की पास है। तैतीस प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? तो इसका कारण था कि राष्ट्रीय आंदोलन मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना था। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन का कारण था कि दोनों एक दूसरे से मिलकर अंग्रेज के विरोध में आना चाहते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि सेवराय की जो संधि जो तुर्की के सुल्तान के साथ पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान किया गया, जिसके द्वारा सेवराय के संधि द्वारा तुर्की के सुल्तान के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनके राज को खंड विखंडित कर दिया गया। जबकि तुर्की के सुल्तान अब्दुल मजीद द्वितीय जो थे ये खलीफा थे। खलीफा वह हुआ करते थे जो मुस्लिम जगत के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु होते थे। तो स्वाभाविक है इससे भारत के मुसलमान भी ब्रिटिश सरकार के विरोध में आ गए थे। और इसी स्थिति में गांधी जी का स्टेटमेंट था कि हम ऐसी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 100 वर्ष में नहीं देख पाते हैं। यानी हम ऐसा अवसर हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए 100 वर्ष में नहीं देखते हैं। और यही कारण है कि नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो प्रथम बैठक दिल्ली में हुई, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। और फिर दूसरे तरफ 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन के शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु, जिसे हम अली बंधु के नाम से जानते हैं, सबसे बड़े लीडर थे। बांदीपुर वन्य जीवन अभयारण्य है, तो कर्नाटक में जो है बांदीपुर वन्य जीवन अभयारण्य है, जो टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्नाटक में 524 बाघ है और 526 बाघ जो है कहाँ है? एमपी में है। यानी भारत में सबसे टाइगर स्टेट का दर्जा जो है एमपी को मिला है। और चलितार्थ है जहाँ 11 टाइगर रिजर्व पार्क है और सबसे ज़्यादा बाघ है। और 524 बाघ कर्नाटक में है। और बंदीपुर में जो है टाइगर बाघ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में बाघों की नवीन गणन के नवीन माने उनकी अंकन करने पर हम देखेंगे कि बाघों की संख्या जो है कितना है? 2967, जो दुनिया में सबसे अधिक है। 35 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव है? ये अंतरिक्ष यात्री का अर्थ हुआ एज ए पर्यटक। यहाँ समझना है कि विश्व के पहला अंतरिक्ष पर्यटक यानी टूर करने वाला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में टूर करने के लिए गया। और जो जाते हैं वो शोध के लिए जाते हैं, वो वैज्ञानिक लोग जाते हैं, लेकिन इनके पास उस तरह की अनुमान, कुछ तो ट्रेनिंग दी गई होगी लेकिन अनुमान उस तरह की शोध से नहीं होगी। तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा डेनिस टिटो को हम देखेंगे यूएसए ने इन्हें अंतरिक्ष में भेजा, जिसके लिए नासा को इन्होंने भारी मात्रा में जो है रुपया उपलब्ध कराया। 2006 में डेनिस टिटो को अंतरिक्ष में जाने का पहला अंतरिक्ष पर्यटक, इसको अंतरिक्ष पर्यटक समझेंगे और बेहतर होगा, यह पहला डेनिस टिटो है। 36 प्रश्न है कि निम्नलिखित में पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र लिखी गई वह विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखी गई। और बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित दुनिया की पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है, वह पंचतंत्र को है। यह पंचतंत्र उपदेशात्मक पुस्तक है, गुप्त काल के लेखक हैं। पंचतंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवन
से संबंधित बातों को, नीतिगत बातों को कथा के द्वारा समझाया गया है, जो जनसाधारण के लिए भी बड़ी ही सहज है। भवभूति मालती माधव जैसे पुस्तक लिखी। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जयदेव जो है गीत गोविंद जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहकर लिखी। 38 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्नाटक में है? तो कोडगु शहर जो है ये कर्नाटक में है। कासरगोड जो है यह तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। कोडगु शहर जो है अपनी प्राचीन काल से सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। आइजोल की राजधानी है तो मिजोरम। आइजोल की राजधानी मिजोरम है। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। और लक्षद्वीप की राजधानी जो है कारावती है। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है, जो मात्र 32 SKM में फैला है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 7 सिस्टर्स के नाम से पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य आते हैं, जिसमें नागालैंड मिजोरम भी शामिल है। ध्यान रखना है कि इसमें सिक्किम राज्य नहीं जुड़ती है। 7 सिस्टर्स में पूर्वोत्तर भारत के बंगाल के बाद जो भी राज्य है उस सभी को जोड़ देना है, सिर्फ उसमें सिक्किम को बाहर रखना है। 40 प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ है? तो जो प्रश्न है उसके आधार पर हम इसका आंसर विकासशील देश दे सकते हैं। दूसरे शब्द में थर्ड वर्ल्ड का अभिप्राय उन देश के लिए किया गया जो पिछड़ा हुआ हो, जहां मूलभूत समस्याओं की कमी हो, जहां की स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं की कमी हो, उसे तीसरी दुनिया का देश कहा गया। इस देश में हम 3 महादेश के मुक्त अधिकांश देश को शामिल कर सकते हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश आती है। हालांकि अब ये थर्ड वर्ल्ड शब्द जो है धीरे धीरे जो है एक कहावत की तरह होते जा रहा है, क्योंकि आने वाला समय विकास की दौर है। इसमें धीरे धीरे हर देश स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास कर रही है, मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। 41 प्रश्न है, रेशम के कीड़ों का पालन। तो हम जानते हैं कि रेशम के कीड़ों का पालन जो है सेरीकल्चर में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में जो है वन आदि फल वाला पौधे जिसमें अमरूद, लताम, सेब आदि जो आते हैं, अमरूद आदि का जो है हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। इन कल्चर के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में उनके अनुसंधान, शोध, उनके विकास आदि के संबंधित अध्ययन की जाती है, जो उन क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है, जिससे उनके उत्पादन और प्रोत्साहन में बल मिलती है। 42 क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध निम्नलिखित किस नदी पर बनाया गया है? तो मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पहाड़ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बहुत बड़ी विवाद का केंद्र भी रहा है, क्योंकि जल बंटवारा को लेकर दोनों के बीच भारी समस्या बनी रही। जैसा कि जानते हैं कि 1956 में संसद ने कावेरी जल विवाद के लिए ही पहला भारत में नदी ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण की स्थापना की। संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है कि नदी जल बंटवारा को निराकरण के लिए, उसको सोल्व करने के लिए संसद जो है इस तरह की अधिकरण की गठन कर सकती है। तो कावेरी दक्षिण भारत की अति महत्वपूर्ण नदी है। 43 है, तमिल साहित्य में शिल्पादिकरम
ये शिल्पादिक्रम जो है इलांगो आर्टिकल, इलांगो आपका आंसर हो जाएगा सी, इलांगो आर्टिकल, इलांगो आर्टिकल द्वारा शिल्पादिक्रम लिखा गया और सतनार द्वारा मणि मेखले लिखी गई, जिसे दक्षिण भारत का इलियड और ओडिसी, इलियड और ओडिसी पुस्तक कहते हैं, जो होमर द्वारा लिखा गया उस पुस्तक से तुलना की जाती है। ये शिल्पादिक्रम और मणि मेखले दक्षिण भारत का महाकाव्य है। दक्षिण भारत का एक और भी बड़ा महाकाव्य है, वह काव्य है जीवक चिंतामणि। तिरुक्कड़ देव द्वारा लिखा गया जीवक चिंतामणि भी एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारत का महाकाव्य है। तो महाकाव्य में शिल्पादिक्रम भी आता है, जिसमें कोलवन और माधवी की कथा के द्वारा बहुत ही जो है मावरिक चित्रण किया गया है, जिसमें प्रेम प्रसंग के साथ आदमी की भटकते प्रवृत्ति को भी दिखाया गया है। मणि मेखले इनसे उत्पन्न हुए बच्चे हैं। 44 क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा कहां से गुजरती है? तो यूके से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। प्रधान वेधशाला लंदन में है, जहां 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है, देशांतर मान लिया गया है। उससे पूर्व या पश्चिम जाने पर समय घटता है या बढ़ता है। जब हम ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर आते हैं तो एक दिन जब आते हैं तो हर एक मिनट पर हर एक देशांतर 4 मिनट का अंतर लाता है। और जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हर एक देशांतर पर 4 मिनट की कमी होती है। 45 क्वेश्चन है, राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? तो लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा थी। सुमित्रा लक्ष्मण की माता थी। कौशल्या राम का माता था। केकई भरत और शत्रुघ्न के माता। देवकी जो है श्री कृष्ण की माता का नाम। वासुदेव श्री कृष्ण के पिता का नाम। चोल राज जिसे गंगई कोंड, गंगे कोंड, ये गंगे कोंड की उपाधि धारण करने वाला राजा थे राजेंद्र प्रथम, जिनका समय 1014 से 1044 एडी है। ये चोल वंश के बहुत बड़े शासक थे, जिनके समय में बंगाल की खाड़ी एक झील में तब्दील हो गई थी। इन्होंने राजेंद्र तालाब बनाने के लिए पूर्वी उत्तरी अभियान भेजे, जिसमें गंगा नदी से जल लाने की बात की गई, जिस क्रम में इन्होंने पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया और गंगे कोंड का अर्थ होता है विजय, गंगे कोंड की उपाधि धारण किया। गंगे कोंडपुरम नाम का यह एक शहर भी बसा है। गंगे कोंड चोल मंडलम नाम का एक राज भी राजेंद्र चोल ने बसाया। राजेंद्र चोल को पंडित चोल के नाम से भी जाना जाता है। 51 क्वेश्चन है, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में किस स्थान से हुआ? तो यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उद्भव स्थान फिलिस्तीन के यरूशलेम से शुरू माना जाता है। यहूदी धर्म की लंबी श्रृंखला रही, जिसमें अब्राहम महत्वपूर्ण रहा और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर मूसा को माना गया है। तोराह जो है यहूदी धर्म की पवित्र पुस्तक है। भारत में दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वह यहूदी धर्म से संबंधित है। हिटलर ने यहूदी धर्म पर काफ़ी अत्याचार किया था। ईसाई धर्म जैसा कि हम जानते हैं ईसा मसीह से संबंधित है और वह स्थान यरूशलेम जो है यह जो है इस्लाम धर्म से संबंधित भी है, इसीलिए इसे पवित्र नगर कहा जाता है। इस्लाम धर्म का संस्थापक जो है वह मोहम्मद
साहब है, हजरत मोहम्मद साहब हैं। 72 क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में शुरू की गई और ये 1931 ईस्वी तक चलती रही। जनवरी 1919 ईस्वी में यंग इंडिया शुरू गांधी जी द्वारा की गई। केसरी जैसा कि जानते हैं तिलक के द्वारा शुरू की गई। अल हिलाल बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पत्रिका अल हिलाल, ये 1913 ईस्वी से अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया। अल हिलाल राष्ट्रवादी पत्रिका, मुसलमानों को राष्ट्रवाद की ओर घेरने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी ये अल हिलाल। कामरेड जो है यह जो है समाजवादी विचार से जुड़ा हुआ पत्रिका था। 73 प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश मित्र, देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश मित्र के नाम से एंड्रूज को जाना जाता था। महात्मा गांधी द्वारा उपाधि दिया गया। चित्तरंजन दास जिसे सुभाष चंद्र बोस ने अपना आदर्श मानते थे, अपना गुरु मानते थे। चित्तरंजन दास बहुत बड़ा वकील, स्वराज पार्टी के संस्थापक, और ये खुदीराम बोस के जो केस था उसमें वकील के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। खुद CR दास का एक कथन है कि संपूर्ण भारत एक विशाल बंदी गृह है। CR दास ने कहा कि संपूर्ण भारत क्या है? एक विशाल बंदी गृह है। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। GS खारपरे जो है सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए महान विद्वान थे। 74 प्रश्न, भारतीय सेवा का सर्वोच्च पद है? तो भारतीय सेवा का सर्वोच्च पद है, हम देखेंगे जो आपका दिया गया है इसमें स्थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। हम देखेंगे कि कमीशन से जो आने वाले सेना ऑफिसर होते हैं, लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, कैप्टन आते हैं उसके बाद, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो हम देखेंगे कि ये स्थल सेना का क्रमबद्ध होगा। आपका प्रश्न है भारतीय सेवा भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है, तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल का है। ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। 75 स्थल सेना, वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल कहलाता है और नौसेना के प्रमुख एडमिरल कहलाते हैं। 75 प्रश्न है, सागर सम्राट भारत के पहले क्या है ये? तो इसका ये होगा मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। हम बताना चाहेंगे कि सागर ये जहाज, सागर सम्राट जहाज जो है 1968 ईस्वी से तेल खोदने में प्लेटफॉर्म के रूप में, यानी वह बेसमेंट के रूप में काम करता है। बॉम्बे से दूर अरब सागर
में 110 किलोमीटर दूर यहाँ बॉम्बे हाई, जिसका नाम क्या है, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, यहाँ 1968 ईस्वी से तेल निकाली जाती है समुद्र से, और वहाँ एक बेसमेंट के रूप में हम देखेंगे सागर सम्राट एक जहाज का नाम है, जिसको वहाँ बेसमेंट दिया गया है, जिसमें जापान भी हमें भारी सहयोग सहयोग दिया है। 76 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, तो गुजरात। भारत में मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य का सबसे ऊपर नाम है। मूंगफली से भारत में तेल, खाद्यान्न तेल भारी मात्रा में बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गुजरात भारत में कपास उत्पादन में भी वर्तमान में पहले स्थान पर है। केला उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान भारत में पहला है, और बिहार में लीची मखाना उत्पादन में पहला स्थान है। बिहार का मखाना और लीची उत्पादन में पहला स्थान है। गुजरात का हम मूंगफली और कपास उत्पादन में, उत्तर प्रदेश का आलू, गेहूं, गन्ना आदि उत्पादन में प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र केले उत्पादन में भारत में पहला स्थान पर है। 77 प्रश्न है, किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जस्ता प्रचुर मात्रा में जो भारत का राज्य है राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान भारत की औद्योगिक और चट्टानों को, विभिन्न प्रकार के चट्टानों को लेकर काफी समृद्ध प्रांत है, और जस्ता सबसे अधिक, जस्ता, तांबा, चांदी आदि राजस्थान में सर्वोच्च स्थान है भारत में। हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ राजस्थान में ज्वार बाजरा का भी अच्छी उत्पादन होती है। तो जास्ता जो कि एक खनिज है, विशेष रूप से इसे हम विभिन्न औद्योगिक रूप में लाते हैं, और जस्ता का प्रयोग एक सीमित मात्रा में हम मृदा में किसानों के लिए मिट्टी में जिंक के रूप में भी करते हैं। 78 प्रश्न है, कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है, तो आपके दिए गए विकल्प है तो बांग्लादेश, नेपाल और मलेशिया, इससे ज़्यादा सिंगापुर होगा। सिंगापुर की सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का संभवतः एकमात्र देश है जो 100% क्या है, नगरीकृत है। यानी कि आपसे एक प्रश्न होती है कि कौन सा देश में गांव नहीं है, तो किस देश में गांव नहीं है, सिंगापुर में है। सिंगापुर कहाँ है, हमारे बहुत समीप है, जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस से भी ये जुड़ा हुआ जगह है सिंगापुर, आज़ाद हिंद फौज से। तो सिंगापुर 100% शहरीकृत एकमात्र संभवतः दुनिया का देश है। आपसे प्रश्न हो कौन सा देश है जहां गांव नहीं है, तो आंसर होगा सिंगापुर। मलेशिया भी दक्षिण पूर्वी एशिया के एक महत्वपूर्ण देश है, रबर उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश जूट उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेपाल हमारे सीमावर्ती देश जो अभी भारत से विवाद से चर्चा में है। 80 प्रश्न है, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है, तो म्यांमार को सुदूर पूर्व का धान का कटोरा कहा जाता है। म्यांमार जो भारत के एक सटे हुए, जहां भारत से इनका जल स्थल सीमा जुड़ती है, या कोरोना का पठार पटकोई और आक्रानोमा का पठार जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर है। यहाँ धान के लिए कटोरा कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यांमार को, जिसका पुराना नाम बर्मा था, ये 3 युद्ध के द्वारा 1824-26, 1852-53, 1885-86 के बीच म्यांमार से अंग्रेज ने युद्ध किया, और डफरिन के काल में म्यांमार को भारत में मिला लिया, और फिर 1935 के एक्ट द्वारा बर्मा को भारत के शासन से अलग किया गया, यानी बर्मा पर भी ब्रिटेन का ही कब्जा था। 81 प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा लाइफ लाइन नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, जो पर्यावरणविदों के द्वारा पर्यावरण के कारण इसे काफ़ी विवादित बना दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं पर्यावरण के क्षति होने के कारण मेघा पाटेकर नर्मदा आंदोलन से जुड़ी हुई एक पर्यावरणविद, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नारा दिया, और इन्होंने सरदार सरोवर बांध का
काफ़ी विरोध किया था। इसका कारण था कि पर्यावरण दृष्टि से काफ़ी क्षति होगी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एक्सचुरी का निर्माण करती है। 82 प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक कथा खुद्दक निकाय, हम जैसा कि बताना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में पहला पिटक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की। सुत्त पिटक के 5 भाई है, 5 भाग है, 5 भाग है इसका, जिसमें एक भाग का नाम है खुदक निकाय। खुदक निकाय में जातक कथाओं का चर्चा है और जातक कथाओं की संख्या इसमें जो है 550 से अधिक दिखाई गई है। तो और जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म जातक पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि बुद्ध के 550 कथा द्वारा पूर्व जन्मों को इसमें बताया गया है। वैष्णव धर्म के गीता सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होगा। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक को हम त्रिपिटक आगम कहते हैं। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य को आगम कहते हैं, जिसमें 14 अंग 14 पूर्वांग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 जो है प्राकृन, 6 सूत्र, 4 नंदी सूत्र और जो है उसके बाद एक अनियोग सूत्र आता है, जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शैव धर्म से संबंधित शिव पुराण जो पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म में उनकी सबसे महत्वपूर्ण महिमा की पुस्तक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पौराणिक कथा आदि में भी शिव की चर्चा मिलती है। 83 प्रश्न, इनमें कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो हम देखेंगे कि दमन और दीव आपके विकल्प है वह दमन एवं दीव। ये दमन दीव और दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो आपका विकल्प है कि नहीं है तो दमन और दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, ये 3 हम देखेंगे कि ये सभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव भी है, तो इसमें मणिपुर नहीं है। मणिपुर भारत का एक राज्य है। पूर्वोत्तर भारत 7 सिस्टर्स 7 बहन में एक पूर्वोत्तर भारत का मणिपुर राज्य है। लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में अवस्थित है। चंडीगढ़ जो हरियाणा पंजाब की राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और दमनदीव भी जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है। दमनदीव को अब दादर नगर हवेली के साथ मिला दिया गया है, यानी दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव यह एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस प्रकार भारत में अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में 8 है। भारत में राज्यों की संख्या जो है 28 है। और भारत में विधानसभा कितना है? भारत में विधानसभाओं की संख्या 31 है, क्योंकि 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन वहां भी विधानसभा है। इस प्रकार 31 विधानसभा भारत में है। 84 सूफी संप्रदाय का उद्भव था। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है इस्लाम धर्म से हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मोहम्मद साहब की जो आध्यात्मिक चिंतन थी, उसी चिंतन के एक समुदाय, एक वर्ग बनने लगा और वे धीरे धीरे उदार प्रवृत्ति से जुड़ गया। ये सूफी शब्द जो है सफ़ा शब्द से बना हुआ है। सफ़ा शब्द जो है कहा जाता है कि एक पहाड़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का मानना है कि ये लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे। ऊनी वस्त्र जो पवित्र वस्त्र माना गया है, वह पवित्रता का प्रतीक माना गया है, तो उस शब्द से बना हुआ है। तो सूफी संप्रदाय जो उदारवादी संप्रदाय, मुस्लिम में जिस तरह हिंदू में भक्ति आंदोलन के संत रहे, उसी तरह सूफी संप्रदाय भी इस्लाम धर्म में काफी उदार और चर्चित अपने विचारों के लिए रहा। पचासी भारतीय गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है। नेशनल काजीरंगा पार्क जो है असम में है, जो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क,
कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क। गिर वन जो है ये गुजरात में है, जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। 86 प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध क्षेत्र में है, सिंध नदी पर है। ये मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता की खोजी गई दूसरी स्थल है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है और सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर था। जैसा कि हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में सिंध नदी पर अवस्थित है। 87 है, मीन, लियो, मेष आदि क्या है? तो ये राशियां हैं। 12 राशियों का चर्चा मिलता है। 12 राशियों का चर्चा मिलता है। इस 12 राशियों में मीन, लियो, मेष भी शामिल है। तारे जिनका अपना तापमान हो उसे हम तारा कहते हैं। तारा का प्रकाश का कारण है उनका संलयन क्रिया। ग्रह की संख्या 8 है। उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। 88 है, रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं को भूकंप को नापने के लिए। 1935 ईस्वी में अमेरिका के भूवैज्ञानिक जो थे चार्ल्स रिक्टर द्वारा यह पैमाना विकसित किया गया। यह स्केल में 9 अंक है और सबसे बड़ी बात है रिक्टर स्केल का सबसे बड़ी बात है कि एक अंक से जब हम दूसरे अंक पर आएंगे तो इसकी शक्ति जो है 10 गुना बढ़ जाती है। यानी रिएक्टर स्केल यदि 1 है तो उसकी तीव्रता जब हम 2 स्केल पर जाएंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगी। जब 3 स्केल पर बढ़ेंगे तो दूसरे रिएक्टर पैमाने से 10 गुना बढ़ जाती है। साधारणतः भूकंप पृथ्वी पर आती ही रहती है, प्रत्येक दिन भूकंप आती रहती है, लेकिन उसकी रिएक्टर पैमाने बहुत कम होती है, जिस कारण हमें कोई अनुमान नहीं होती है। वह रिएक्टर पैमाने पर ही हो सकती है। लेकिन जब 4 या 4 से अधिक, जब 4 या इससे अधिक जब होने लगती है रिक्टर पैमाने पर भूकंप की, तो हमें तीव्रता का एहसास होती है और 5 के बाद ये क्षति पहुंचाने की स्थिति में आ जाती है और 6 या उससे 5 के बाद क्षति पहुंचाने और 6 या उससे अधिक हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है, सर्वनाशी बन जाता है। सिस्मोग्राफी में भूकंप की जो है चित्रांकन ग्राफीय दिखाया जाता है और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप क्यों आती है इस पर अब तक कोई भी एक मत नहीं है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि भूगर्भ में जो है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया जो है इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अंदर जो उष्मा है, भाप है, ज्वाला लावा है, इन सब कारणों से भी भूकंप की प्रवृत्ति बनती है। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। जो समुद्री भूकंप है, जापानी शब्द सुनामी है। 89 है, सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो गया जो दिया गया है, गया जिला में ही बोध गया है, इसलिए गया आपका आंसर होगा। सिद्धार्थ घर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और फिर ये अपने दो प्रारंभिक गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया। वह अलार कलाम भी उसमें शामिल थे और रामपूत सुद्रक थे, लेकिन इनसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए। फिर ये जाकर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मित्रों के साथ उर्वेला गांव के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए साध करने लगे। उसी समय में महिलाओं की टोली से प्रभावित होकर मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया और फिर ये बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे, जहां 35 साल के उम्र में पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जन्म पूर्णिमा का दिन हुआ। इनकी जो ज्ञान प्राप्ति भी पूर्णिमा का दिन हुआ और इनकी महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। तो आपका आंसर होगा बोध गया। वाराणसी पास में सारनाथ है, जहां प्रथम उपदेश दिए।
सारनाथ में, और कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, और वाराणसी सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिए और वहीं महापरिनिर्वाण हुआ। आनंद उनके पास थे। जो अंतिम वाक था मरने से पहले बुद्ध का, कि निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। आनंद को उन्होंने शिक्षा दिया कि अपना दीपक स्वयं बनो, तुम अपना दीपक स्वयं बनो। 90 प्रश्न है, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता चनक ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त के पिता संभवतः पिपली वन के मौर्य गणराज से संबंधित थे, जो संभवतः महापद्म नंद के जो है साम्राज्यवादी नीति का शिकार बना। इस स्थिति में दीनहीन अवस्था में मौर्य, जो इनकी मां की नाम थी, ये पाटलिपुत्र में रहते थे। फिर ये चनक द्वारा इन्हें खरीद लिया गया। हो सकता है कि ये जिनके स्वामी थे मामा या किन्हीं अन्य के पास रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य, जहां से चनक ने इन्हें खरीदा, और खरीदने में इन्होंने 1000 पन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, पन मौर्य काल में चांदी के सिक्के को कहा गया है। तो चंद्रगुप्त को उनके स्वामी से चनक ने 1000 पन में खरीद लिया, और फिर इन्हें तक्षशिला ले गया, सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा दिया। तक्षशिला में चनक शिक्षक भी रहे, पहले छात्र रह चुके थे, और फिर चनक ने सिकंदर के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों का लाभ उठाकर नंद वंश को पतन कर मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य को महत्वपूर्ण जो है भूमिका का निर्वहन किए। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु में ध्यान रखना है कि भद्रबाहु थे, जो जैन धर्म के मानने वाले थे। चनक जो है इनके राजनीतिक गुरु थे, इनके प्रधानमंत्री थे, इनके कर्ता धर्ता हम सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु थे, जो जैन धर्म के थे। जैन धर्म चंद्रगुप्त ने अपना लिया था। उक्त गुप्त, जिससे अशोक ने शिक्षा प्राप्त किया था, शूद्रक जिन्हें विशाख दत्त जो है शूद्रक, जिनके मौर्य काल में चर्चा मिलती है लेखक के रूप में। 91 प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेद थे। तो कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में हुआ। एलेक्जेंडर कनिंघम उसके प्रथम डीजी थे, महानिर्देशक थे। उनके देखरेख में नालंदा महाविहार और पाल वंश आदि से संबंधित बौद्ध स्थलाकृत आदि की भारी मात्रा में खोज की गई। तो भारतीय पुरातत्व विभाग में एलेक्जेंडर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और बिहार के पुरातात्विक खोज में भी मार्टिन व्हीलर ये विदेशी इतिहासकार है, जो भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का प्रयास किया। दयाराम साहनी, जो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की प्रथम स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की, और हड़प्पा की खोज के कारण ही उसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पहली स्थान खोजी गई थी वह हड़प्पा थी। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोज किया। विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए। ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 93 है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था तो हरकिशन सिंह। जैसा कि हम जानते हैं कि जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह से संबंधित है। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उनके अमर सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई थे, जो छापामार युद्ध अंग्रेज के विरुद्ध करते रहे, और ये कैमूर की पहाड़ी में रहकर अमर सिंह ने अंग्रेज को काफ़ी क्षति पहुंचाया। और जब विक्टोरिया की क्षमा याचना दान हुई, उसमें अमर सिंह, हरकिशन सिंह जैसे व्यक्ति को उनसे अलग रखा गया। जयमंगल सिंह, निशान सिंह, ये सभी जो निशान सिंह, जयमंगल सिंह, ये बाबू वीर कुंवर सिंह के वंश से ही संबंधित व्यक्ति हैं। 94 1857 के विद्रोह में बिहार में किस भाग को प्रभावित नहीं किया? तो आपको दिया गया है दानापुर में। जैसा कि आप जानते हैं कि दानापुर छावनी ने विद्रोह कर दिया सेना ने 24-25 जुलाई को। पटना में जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जुलाई को पीर अली ने विद्रोह कर दिया था।
आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह से संबंधित है। मुजफ्फरपुर के सैनिक छावनी में भी विद्रोह कर दिया था, लेकिन मुंगेर बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इस स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा मुंगेर। केवल मुंगेर है जो 1857 में बिहार में प्रभावित नहीं था। हालांकि बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव से हुआ था। रोहिणी गांव कहाँ है? देवघर जिला में है। तो देवघर जिला में रोहिणी गांव से भारत में 1857 की शुरुआत हुई और पटना में पीर अली, मोहम्मद पीर अली, जो पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता था, उन्होंने पहली बार भारी विरोध जो है अंग्रेज का शुरू किया। हालांकि विलियम टेलर और बिसेंट आयर ने बिहार में विद्रोह को दबा दिया। 96 है राज्य के मंत्री परिषद सदस्यों को यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो हम देखेंगे राज्यपाल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति जो करते हैं अनुच्छेद 164 में है कि राज्यपाल राज्य की जो मंत्री की नियुक्ति करेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यह जो है अनुच्छेद 164 में है, 166 में है कि राज्य की एक मंत्री राज्यपाल के लिए काम करेंगे, यानी व्यक्तिगत रूप से एक राज्य का मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 167 अनुच्छेद में लिखा है कि राज्यपाल को सूचना मांगने का अधिकार है। मुख्यमंत्री समय समय पर राज्यपाल से मिलकर सूचना आदान प्रदान करेंगे। दूसरा, राज्यपाल जिस विषय पर पूछना चाहे उस पर बताएंगे। तीसरा, जिस विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया हो और राज्यपाल यह कह दे कि नहीं यह अपने मंत्रिमंडल में रखें, तो ऐसे विचार अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल में रखना होगा। इसका उल्लेख जो है 167 अनुच्छेद में किया गया है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल मंत्रियों से इस्तीफा भी लेते हैं अथवा उनकी इस्तीफा स्वीकार करते हैं। 97 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में पहली बार जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के काल में। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की 1866 में की गई। फिर इसी प्रकार अन्य हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई और इसी क्रम में 1916 में पटना में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 214 से 232 तक जो है हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 98 है वर्ष 2010-11 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला। तो यह जिला अरवल था। जैसा कि आप जानते हैं कि अरवल को उसी आसपास में जिला बनाया गया था जिस समय में यह आपका ये प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम अरवल है। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार का है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का है। विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कतर देश में है। कतर देश में है। 99 में किसका संबंध डार्विन के साथ है? इसका आंसर होगा प्राकृतिक वरण। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया जिसका प्राकृतिक वरण है, जिसमें कहना था कि प्राकृतिक रूप में जो अधिक सर्वाइवल करेगा, जो संघर्ष करेगा, उत्तरजीविता नियम हुआ, वह जीवित रहेगा, अन्य जीव समय के साथ पतन हो जाती है। 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज और द डिसेंट ऑफ मैन जैसे पुस्तक लिखकर आनुवंशिका के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इनके विचार को डार्विनवाद या विकासवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसके द्वारा यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर का निर्माण हुआ, एक कोशीय से बहुकोशीय जीव का निर्माण हुआ। ह्यूग ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। 100वां प्रश्न है कि पटना कलम संबंधित है, तो चित्रकला से पटना कलम संबंधित है चित्रकला से। जब मुगल वंश के
अंतिम महान शासक, मुगल वंश के अंतिम महान शासक यानी औरंगजेब एक इस्लामी देश बनाने का प्रवृत्ति बनाया। वह शरीयत के अनुसार शासन करने का प्रयास किया। इस कारण इस्लाम धर्म में चित्र का विरोध किया गया है। इस स्थिति में चित्रकार जो मुगल काल में काफ़ी प्रभावशाली रहा और जहांगीर के काल में चरम पर था, शाहजहां ने भी उसमें इंटरेस्ट रखा, लेकिन औरंगजेब ने उस चित्रकला की अवहेलना की। इस स्थिति में जो चित्रकार थे वह विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर जाकर अपने कला का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसी क्रम में बनारस, दरभंगा महाराज, पटना, खेतरी आदि के जो महाराज हैं, इन लोग ने भी इस कला को पोषण करने का चित्रकार को सहयोग दिया। बहुत बंगाल चले गए, बहुत राजस्थान के राजपूतों के दरबार में चले गए। इसी क्रम में पटना में जो चित्रकारी शुरू हुई, इसे पटना कलम कहते हैं, पटना शैली कहते हैं, पटना स्कूल कहते हैं, पटना विद्यालय कहते हैं। पटना कलम जो है मिनिएचर से संबंधित है, सूक्ष्म चित्रों से संबंधित है। और इस चित्र में, चित्रकला में हम देखेंगे कि सबसे पहला कलाकार है वह है सेवक राम। ये सेवक राम ये प्रथम कलाकार पटना चित्रकला के हैं। और पटना चित्रकला में दैनिक सबसे बड़ी बात है कि मुगल चित्रकला जहां राजसी चित्रकला थी, वहीं पटना कलम कला जो है जनसाधारण की कला थी। इसमें विभिन्न कार्यों को दिखाया गया, मछुआरे को, बाजार को, धोबी घाट को, किसान की खेती करने की, सब्जी बाजार की, मछली बाजार की, यानी विभिन्न प्रकार की आयम जो जनसाधारण के जीवन में घटित होती रहती है, उस चीज को पटना कलम में दिखाया गया। और अंततः हम देखेंगे कि यह पटना कलम को जो है स्थिति पतन की ओर आधुनिक समय में हो गया है। लेकिन बिहार सरकार फिर पटना कलम को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करने की जो है विचार कर रही है। हालांकि पटना कलम अभी जो है प्रायः मृत प्राय है, यानी इसमें अभी सजीवता दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी ऐसा बड़े चित्रकार नहीं है जो पटना कलम से संबंधित हो, अथवा पटना कलम ने वर्तमान में कोई बहुत बड़ा चित्र या बहुत सारे चित्र बनाए हो। इस तरह की कोई प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। तो पटना कलम का संबंध चित्रकला से है, जिसे पटना कलम कहते हैं, पटना शैली कहें, पटना विद्यालय कहें, पटना स्कूल कहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हम छात्र छात्राओं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमें ये बताने का प्रयास अवश्य करें कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो आपके लिए सेवा दे रहे हैं, उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई है उसको छोड़ें, उसमें खामियां क्या लग रहा है इस चीज़ को भी बताएं। और कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हमें तो विश्वास है कि आपको भविष्य में आने वाली एग्जाम, विशेष रूप से दरोगा एग्जाम में आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगी। धन्यवाद।